हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दीक्षांत इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपका मेंटर अनुज सिंह। आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे टॉपिक का नाम है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट लेके आया हूं बच्चों आपके लिए। ये अमेंडमेंट एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इस अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इस अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे ये अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया? तो डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पे ये अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया। कौन उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी? तो मिस श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर जी थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है बच्चों ये। क्यों? इसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे प्रीएम्बल में, हमारे प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से थे वो शब्द? एक तो था सामाजिक, एक था धर्मनिरपेक्ष। सामाजिक को बोलते हैं सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष को बोलते हैं बच्चों सेक्युलर, और इंटेग्रिटी। ये 3 शब्द थे बच्चों। ठीक है, कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। ये प्रीएम्बल में 3 शब्द जोड़े गए। क्लियर है? तो ऐसा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। ना तो इससे पहले ना ही इसके बाद अभी तक प्रीएम्बल में कोई भी एडिशन नहीं किया गया है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऐसा था जिसने प्रस्तावना को ही चेंज कर दिया। वो क्या था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसके बारे में मैं आपको और चीज बताना चाहूंगा। ये अमेंडमेंट एक्ट इसलिए और इंपॉर्टेंट है क्यों? जिस समय ये अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया 1976 में, इंदिरा गांधी अपनी चरम सीमा पे थी। इंदिरा गांधी का जो पावर था एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो अपनी चरम सीमा पे था। बहुत ज्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। बोला जाता था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। मतलब भारत ही इंदिरा है, इंदिरा ही भारत है। ठीक है, तो ये स्लोगन जब दिया गया तो सोचो इसी से कि पूरा इंडिया मतलब जो इंदिरा ने कह दिया वही इंडिया ने कह दिया। ठीक है, तो इससे अपन इसको तुलना कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी कितनी पावरफुल रही होंगी। तो इंदिरा गांधी जी ने जो भी उनको सही लगा वो चेंजेस करवाए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, समिति की सिफारिश को लेते हुए। तो पहला हमने पढ़ा, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी अखंडता होता है, इंटीग्रिटी होता है अखंडता। सोशलिस्ट समाजवाद, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, इंटीग्रिटी अखंडता। अखंडता मतलब एक साथ मिलके रहना, भाई बहन एक साथ मिलके रहें, लड़ाई झगड़े ना करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी कौम, जितने भी धर्म जाति के लोग हैं, सब मिलकर एकजुट करके रहें, भाई बहन की तरह रहें, कोई भी लड़ाई झगड़े ना करें। उसको बोलते हैं अखंडता। एकजुट होकर रहने की शक्ति को इंटेग्रिटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, धर्मनिरपेक्षता को सेकुलर कहते हैं, और सभी धर्म समान हैं उसको सोशलिस्ट कहते हैं, समाजवादी कहते हैं। और दूसरी बात कही गई क्या कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जो किसके लिए थे? नागरिकों के लिए। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया, राज्य यानी केंद्र सरकार। दोबारा बता रहा हूं, राज्य यानी केंद्र सरकार। राज्य के कर्तव्य हैं डीपीएसपी। राज्य के कर्तव्य क्या होते हैं? राज्य की ड्यूटीज हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये राज्य के कर्तव्य हैं। और नागरिक के क्या कर्तव्य हैं? सिटीजन के क्या कर्तव्य हैं? तो हमारे संविधान में सबसे पहले सिटीजन के, नागरिकों के कर्तव्य नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया। अगर आप इसको भूल जाएं तो याद रखना, 4 और 2 कितने होते हैं? 6। तो लास्ट में क्या आएगा बच्चों? 6। 4 और 2 6। लास्ट में क्या आएगा बच्चों? 6। देखिए, सेकेंड पार्ट हुआ कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो किसके थे? सिटीजन के थे। किस पार्ट में जोड़े गए? तो फंडामेंटल ड्यूटी के रिगार्डिंग जो पार्ट था वो 4th था, तो 4th का ए बना दिया हमने। और आर्टिकल खत्म हुए थे 51 पे, तो हमने 51 का ए कर दिया। 51 का ए। तो ये आर्टिकल कहां से कहां तक हैं? 51 के ए से ए के जे तक है। जे तक 10 थे ना, तो 10 जे तक है, जे तक।
बाद में एक और लेके आए हम, 11 किया हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, तो ये टोटल 11 हो चुके। बाद में क्या हो गए बेटा, ये बाद में 11 हो गए। RTE राइट टू एजुकेशन जो हमने जोड़ा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, तो ये कितने हो गए, अब ये मिलके कितने हो गए बच्चों, ये मिलके हो गए 11, ये यानी 11, ठीक है। तीसरे शब्द में क्या बोला गया कि जो राष्ट्रपति जी हैं, जो राष्ट्रपति हैं वो प्रतिबद्ध हैं, बाउंडेड हैं, किससे, बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। प्रेसिडेंट इज बाउंडेड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, कि कैबिनेट ने यानी इंदिरा गांधी जी ने जो भी बोल दिया, जो भी परामर्श या निष्कर्ष निकाला, जो भी निर्णय निकाला, उस पर प्रेसिडेंट हमारे बाध्य रहेंगे, बाध्यकारी हैं, उनको काम करना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। तो सोचो, प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट का पद ऊपर हो गया, किससे, प्रेसिडेंट का पद नीचे हो गया। तो सोच रहे हो आप, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर जो है ऊपर हो गई और प्रेसिडेंट जी नीचे हो गए, तो सोचो इंदिरा गांधी जी फिर से पावरफुल हो गई बेटा। फोर्थ में हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स और अदर ट्राइब्यूनल्स की बात की। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स पार्ट जो है, पार्ट है 14A को पार्ट को हमने इससे जोड़ा है। प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण मतलब प्रशासनिक जो भी कामकाज वगैरह होता है, तो प्रशासनिक कामकाज में देरी ना हो इसलिए एक अलग से एक अदालत या फिर ट्राइब्यूनल्स बना दिया गया, जिससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी आ सके। तो ट्राइब्यूनल्स के गठन का एक ही उद्देश्य था, क्या, कि न्यायपालिका में तेजी आ सके, ऐसे निर्णय जो एक दूसरी न्यायपालिका ले सके, उसको हम बोलते हैं क्या, ट्राइब्यूनल्स। तो प्रशासनिक अधिकरणों के बारे में बात की गई, इनके पास भी जुडिशियल पावर्स होते हैं, ठीक है। चलिए, तो किस में जोड़ा गया, ये पार्ट 14A में जोड़ा गया। 4 पढ़े हमने। 5 में क्या था कि लोकसभा फ्रोज द सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सीट्स को फ्रोज कर दिया, सीट्स फिक्स कर दी गई। कब से, कि जो सेंसस हुआ था 1971 का, तब से लेके 2001 के सेंसस तक सीटें चेंज नहीं होंगी, ना ही लोकसभा की, ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, ठीक है। सीटों का जो एलोकेशन था वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। देखो ये बात हो गई यहाँ पर। ये किस लिए फायदेमंद था, ये इसलिए फायदेमंद था इंदिरा गांधी जी के लिए कि जितनी सीटों पे वो लड़ाई जा रही हैं, उतनी ही सीटों पे दोबारा से वो ही आएंगी सत्ता में, ठीक है। तो इसलिए ये क्या था, उनके लिए अच्छी बात थी कि उन्होंने सीटों को भी फिक्स कर दिया। सिक्स्थ क्या था कि जो भी कामकाज किए गए हैं सरकार के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी किए गए हैं, संवैधानिक संशोधन जो भी किए गए हैं, उनको जुडिशियल स्क्रूटिनी या जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया, जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया गया कि सरकार कोई भी संवैधानिक संशोधन लेकर आती है तो उनको न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए। समझ में आई बेटा। तो सोचो यहां भी इंदिरा गांधी, देखो इंदिरा गांधी मतलब जुडिशरी से ऊपर हो गई, इंदिरा गांधी जुडिशरी से ऊपर हो गई। इंदिरा गांधी ने कोई भी डिसीजन लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया है, अदालत या फिर कोर्ट उसमें जुडिशियल स्क्रूटिनी कर ही नहीं सकती कि आपने अच्छा किया है या बुरा किया है, ठीक है। तो यहां पर भी देखो इनका ही बोलबाला है। नेक्स्ट देखो, कर्टेल द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर्स को कम कर दिया, कर्टेल कर दिया। किस लिए, कि ना तो ये ढंग से जुडिशियल रिव्यू कर सके, जुडिशियल रिव्यू के पर्सपेक्टिव में और रिट जुरिडिक्शन के पर्सपेक्टिव में इनकी पावर्स को कर्टेल कर दिया, कम कर दिया। यानी यहां पर भी इंदिरा गांधी ऊपर हैं और कोर्ट्स नीचे हैं। क्लियर है। तो ये दो हुए। अब देखो जो टेन्योर है, टेन्योर ठीक है, टेन्योर मतलब अवधि जो होती है, समय अवधि। तो समय अवधि को 5 साल से 6 साल बढ़ा दिया गया। किसकी समय अवधि, कि टेन्योर ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनको 5 ईयर्स से 6 ईयर्स कर दिया गया कि अब इंदिरा गांधी जी 5 साल के लिए नहीं बैठेंगी, अब 6 ईयर्स के लिए बैठेंगी। यानी किसके इक्विवेलेंट कर दिया, राज्यसभा के इक्विवेलेंट कर दिया। राज्यसभा का टेन्योर 6 ईयर्स का होता है, ठीक है। तो लोकसभा का भी उसी के इक्वल कर दिया और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का उसी के इक्वल कर दिया, ठीक है। 8th 9th देखेंगे बच्चों। 9th में क्या था कि डीपीएसपीज कांट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी केंद्र ने कोई काम किया, केंद्र ने अपना कर्तव्य निभाया, यानी डीपीएसपीज, तो केंद्र ने जो भी काम किया है वो इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते उसको आप।
किस ग्राउंड्स पे? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, कि आप पुलिस में या कोर्ट में नहीं जा सकते। किस हिसाब से, किस ग्राउंड पे, किस बेसिस पे? कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने या इंदिरा सरकार ने जो भी काम किए हैं वो अपने कर्तव्य के लिए किए हैं, ठीक है? उनका जो कर्तव्य, अधिकार के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए किए हैं। और कर्तव्य यहाँ पे ऊपर है, किससे? फंडामेंटल राइट से। यानी डीपीएसपी ऊपर है, फंडामेंटल राइट्स नीचे हैं। देखो बच्चों, तो यहाँ पे भी इंदिरा गांधी जी बाजी मार ले गई। डीपीएसपी ऊपर है, फंडामेंटल राइट्स नीचे हैं, ठीक है? चलिए देखो, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज डील विद द एंटी नेशनल एक्टिविटीज। एंटी नेशनल एक्टिविटीज टेकन प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स। अब यहीं तक बात नहीं थी। डीपीएसपी के बारे में तो ठीक था, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज, मतलब देश विरोधी कोई गतिविधियों से रिलेटेड कोई कानून बनाए हैं अगर सरकार ने, तो उसके लिए वो कानून फंडामेंटल राइट से ऊपर होने चाहिए। मतलब देश विरोधी कानून कौन बनाएगी? इंदिरा गांधी। फंडामेंटल राइट से ऊपर होने चाहिए। तो यहाँ पे भी इंदिरा गांधी जी बाजी मार ले गई कि उन्होंने जो भी काम किया है वो फंडामेंटल राइट से ऊपर है। किस नाम पर किया है? तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज के नाम पे किया है। एंटी नेशनल एक्टिविटीज के नाम पे हमने लॉज बनाए हैं, वो लॉज फंडामेंटल राइट से ऊपर है। तो यहाँ पे भी देखो, आपको समझ में आ रहा होगा कि इंदिरा गांधी जी बाजी मार के ले गई। नेक्स्ट 11th में है कि 3 वर्ड्स जोड़े गए, 3 डीपीएसपी जोड़े गए। डीपीएसपी मतलब स्टेट की ड्यूटीज। स्टेट की 3 नई ड्यूटी जोड़ी गई हैं, जहां पर भी ए लगा हुआ है। 39A इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड। इसका मतलब समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं हैं और आपका केस कोर्ट में चल रहा है, तो सरकार आपको फ्री वकील देती है, सरकार आपको एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर देती है, ठीक है? उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्री लीगल एड। ये फ्री लीगल एड किसके द्वारा दिया जा रहा है? सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। सरकारी वकील सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, आपको उसे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। और इसी के तहत नालसा का भी गठन किया गया है, NALSA, नालसा, ठीक है? इसके बारे में हम कभी वीडियो बनाएंगे, ठीक है? नालसा का गठन किया गया। तो 39A में क्या है? इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड। 43A वर्कर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स का पार्टिसिपेशन किसमें? मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में। तो 43 का ए। 48 का ए क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इन तीनों का प्रोटेक्शन होना चाहिए। इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड अपना फॉरेस्ट यानी जंगल के जीव जंतु और इन्वायरमेंट प्रकृति, ठीक है? इन सभी का प्रोटेक्शन होना चाहिए। सेकंड 12 बोला, ये काम बढ़िया किया है। 12th बोला क्या है? 12th में बोला है कि इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन, के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है भारत के किसी भी क्षेत्र में। यानी अगर इंदिरा गांधी जी को या इंदिरा सरकार को लगता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आपातकाल जैसी स्थिति बन रही है, तो वहां पे आपातकाल घोषित कर सकते हैं। सोचो, सरकार चाहे तो कहीं भी आपातकाल घोषित कर सकती है। तो ये भी पावर था इंदिरा गांधी जी के पास। 13 क्या है? प्रेसिडेंट रूल्स एक्सटेंशन 1 टाइम फ्रॉम 6 months to 1 year। कि प्रेसिडेंट रूल कहां लगता है बच्चों? तो प्रेसिडेंट रूल लगता है अंडर आर्टिकल 356। इमरजेंसी लगती है नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, नेशनल इमरजेंसी। तो प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 वो एक ही बार एक्सटेंड किया जा सकता है। एक्सटेंशन मतलब प्रेसिडेंट रूल लगा, उसको एक बार हम बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाने की अवधि क्या होगी? 6 महीने से लेके 1 साल तक बढ़ा सकते, 1 साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हम उसको। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रेसिडेंट रूल को 6 महीने से 1 साल तक बढ़ा सकते हैं और एक बार में एक ही समय बढ़ा सकते हैं उसको, ये बोला गया यहाँ पे। तो देखो, पहले तो इमरजेंसी लगा दी, प्रेसिडेंट रूल भी लगा दिया और उसको बढ़ाने की भी बात कर दी, ठीक है? अब देखो, यहीं तक बात नहीं रुकी। आर्म्ड फोर्सेस मतलब स्पेशल फोर्सेस मतलब सशस्त्र सेना को हम क्या कर सकते हैं? डिप्लॉय कर सकते हैं
कहीं भी हम उस सशस्त्र सेना को बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे पदभार संभालो, आप यहाँ पे अपना मोर्चा संभालो, तो हम वहां पे उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। किस लिए? कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डील करने के लिए राज्य के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में। तो डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्स का डिप्लॉयमेंट इन एनी स्टेट फॉर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये भी बहुत बड़ी बात थी। नेक्स्ट कि 5 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें मात्र स्टेट ही लॉज बनाता है। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें मात्र यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है। कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें बोथ मेक लॉज टुगेदर बट द लॉस ऑफ द सेंटर विल प्रिवेल। इसीलिए स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स डाले गए बच्चों? 5 सब्जेक्ट्स डाले गए। तो ये पूछा जाता है कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? तो एजुकेशन यानी शिक्षा किस में आ गई अब कंकरेंट लिस्ट में? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो जंगली जीव जंतुओं का संरक्षण वगैरह ये सब किस में डाला गया? तो ये भी कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। ये स्टेट के सब्जेक्ट्स नहीं है, कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। और वेट एंड मेजर्स, नाप तौल भी किस में डाला गया? कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के न्याय का सुचारू रूप से एडमिनिस्टर करना, न्याय को सुचारू रूप से लागू करना, न्याय व्यवस्था को, ये भी किस में डाला गया? कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। और यहां तक की बात सीमित नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ के आप किसी भी ऑल अदर कोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हो और ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो। ये किस में आ गया? अब कंकरेंट लिस्ट में आ गया। मतलब सेंटर कर सकती है। मतलब कौन कर सकता है? सेंटर क्या कर सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, गठन और संगठन कर सकती है किसका? कोर्ट्स का, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए। कोरम की कोई जरूरत नहीं थी। अब कोरम, नो नीड ऑफ कोरम, मतलब कोरम होता है कि किसी भी हाउस को, चाहे लोकसभा हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, किसी भी हाउस को रन करने के लिए, चलाने के लिए आपको 1/10 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। कम से कम 1/10 मेंबर अवेलेबल होने चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी जी के समय में बोला क्या गया कि कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं अकेली बैठी हूं तो भी सदन चलेगा, तो कोरम की कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड ऑफ कोरम। तो कोरम यहां से हट चुका है, कोरम को हटा दिया गया है। और कोरम बेसिकली होता क्या है? 1/10 ऑफ द मेंबर, 1/10 ऑफ द मेंबर्स, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, किसी भी हाउस को रन करने के लिए। तो अब कोरम की कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड ऑफ कोरम। इधर देखो, empowered the parliament to decide the rights and privileges, के मेंबर्स के, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं और उन मेंबर से जो कमिटीज बनी हैं, उनके राइट्स, उनके अधिकार और विशेष अधिकार को डिसाइड करने की शक्ति भी किसकी थी? पार्लियामेंट की ही थी। यानी पार्लियामेंट यानी इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी की जो मेंबर्स थे, कमिटीज के जो मेंबर्स थे, उन सभी के पावर्स और प्रिविलेजेस क्या होंगे, इन सबको डिसाइड करने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो इंदिरा गांधी जी की थी। ठीक है, उनकी कैबिनेट की थी। तो यहाँ पे भी बाजी मार ली। क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात की कि गवर्नमेंट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन करेगी और सिलेक्शन के बेस पे जुडिशरी में क्या होंगे? सिलेक्शन होंगे। जुडिशरी में जो सिलेक्शंस होंगे किस बेस पे होंगे? एग्जामिनेशन बेस पे होंगे। तो यहाँ पे भी सरकार का बोलबाला था, क्योंकि जो एग्जामिनेशन होंगे सरकार की देखरेख में होंगे। तो यहाँ पे भी एट जुडिशरी में यहाँ से फिर हस्तक्षेप किया गया, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का यहाँ पे फॉर्मेशन की करने की बात की गई। 19th है शॉर्टन। क्या किया गया? शॉर्टन किया गया, मतलब छोटा किया गया। किसको छोटा किया गया? कि डिसिप्लिनरी एक्शन जो होते हैं ना सिविल सर्विस एंड सिविल सर्वेंट्स के लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए क्या होते हैं? डिसिप्लिनरी एक्शन। डिसिप्लिनरी एक्शन आप जानते हो बेटा कि आदेश की अवहेलना करना, जो भी उनको ऑर्डर्स दिए गए हैं उनका अगर आप कोई सिविल सर्वेंट्स पालन नहीं करता है, ठीक है, तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाते हैं। तो डिसिप्लिनरी एक्शन के जो प्रोसेस को जो था उसको शॉर्ट कर दिया गया और सेकंड टाइम रिप्रेजेंटेशन को खत्म कर दिया गया, जिससे सिविल सर्वेंट्स को थोड़ी सी राहत मिली। क्या मिली? राहत मिली। ठीक है। 20th में बोला गया है कि डीपीएसपीज
बड़े हैं। डीपीएसपीस क्या हैं? जो स्टेट्स की जो ड्यूटीज हैं वो बड़ी हैं। स्टेट की ड्यूटीज कौन कौन से? अंडर आर्टिकल 39B एंड 39C। डीपीएसपीस अंडर आर्टिकल 39B एंड 39C हैव मोर प्रेसिडेंस। ज्यादा इनकी जो प्रेसिडेंस है, इनका जो महत्व है वो ज्यादा है। किससे? फंडामेंटल राइट से। कौन कौन से फंडामेंटल राइट? राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14, राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19, अंडर आर्टिकल 31 जुडिशियल रिव्यू। इनसे इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब कि डीपीएसपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन फंडामेंटल राइट्स। तो दोबारा से वही बात हो गई, ठीक है। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? इसको सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूफ कर दिया कि ये सब क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये चीज क्या है? ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? किसमें बोला ये चीज? ये चीज बोली मिनर्वा मिल्स केस में। मिनर्वा मिल्स केस जो 1980 में आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट बिलो प्रेसिडेंट्स टू द डीपीएसपीस। ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी से नीचे नहीं है। फंडामेंटल राइट्स तो बड़े होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा होना चाहिए डीपीएसपी से। क्लियर है? तो ये बात यहां पर बोली गई। तो ये बेटा मैंने सभी आर्टिकल्स, सभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हमारे 20 थे, उनको अंडर आर्टिकल 40 अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42, ठीक है, मैंने सभी को डिस्कस किया। जो 20 पॉइंट्स थे हमारे सभी को, ठीक है, रैंडमली डिस्कस किया है, सभी को लाइन बाय लाइन डिस्कस किया है। ठीक है, ऐसे डिस्कस किया है कि आपको समझ में आ जाए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। चलिए देखो, चलिए तो आज यहीं पर छोड़ते हैं बच्चों। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस चेकआउट करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गिवन लिंक है उन पर जाके आप हमारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।